हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स में हम बात करेंगे यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हम बात कर रहे हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कोशिका है, कोशिका के बारे में हमने सारे जो टॉपिक हैं उन्हें कवर किया है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। देख लेंगे प्रीवियस जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो है प्लास्टिड से रिलेटेड। प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है। इसमें अपना राइबोसोम और अपना डीएनए होता है, तो ये अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं पिगमेंट, जिनमें से एक क्लोरोफिल जो है वो भी एक प्रकार का क्या पिगमेंट है जो कि प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिड में पिगमेंट होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन में अलग से अलग अलग पिगमेंट आप देख रहे कि कोई, ठीक है, कलर का डिफरेंस आता है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर हम देखते हैं जैसे मेलानिन है, तो मेलानिन किसकी बॉडी में कितना है, उसके वेरिएशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग शेड दिखते हैं स्किन के जो होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का आपको मनुष्य दिखा है, कोई ब्लैक तो चलो आप हो सकता है, बट इतना डार्क ब्लैक कोई होता नहीं है। बेसिकली मेलानिन होता है और उसके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, जो आपको शेड दिखते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। अब मेलानिन में आपने कहा कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक से ज्यादा जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये सारे आपको डोमिनेंट जो जीन पेयर है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी में इस प्रकार से है मेलानिन का सीक्वेंस, तो आप देखेंगे उसका जो कलर होगा वो काफी डार्क होगा। ठीक है, अब किसी में क्या होते हैं, आपने कहा इस प्रकार से इन दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा क्या होगा, लाइट कलर का होगा। अगर सभी में आपको स्मॉल दिख रहे हैं तो ये बेसिकली आपको डिनोट करता है डोमिनेंट या रिसेसिव जो भी है, या फिर कौन खुद को कितना एक्सप्रेसिव कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जब आप बात करेंगे यहाँ पर मल्टीपल एलील जब आप पढ़ेंगे, या फिर आप एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग, जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तब आप इन चीज़ों को समझेंगे मेलानिन के बारे में। तो हमने कहा कि प्लास्टिड जो है वो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कलर जो फूल में होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि पत्ती हरे रंग की होती है, पत्ती लाल रंग की भी होती है, फूलों का सेम कलर होता है अलग अलग। फ्रूट का कलर यहाँ पे चेंज होता रहता है कि ग्रीन से रेड है या ऑरेंज है या येलो है, अलग अलग कलर आपको देखने को मिलते हैं। ये प्लास्टिड की वजह से होता है। अब हमने कहा प्लास्टिड दो प्रकार के होंगे, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है। अब कलरफुल जो है उनमें से एक आता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट होता है। बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है। इनका जो फंक्शन है वो यहाँ पे स्टोरेज का फंक्शन यहाँ पे होता है। आगे जो क्वेश्चन आपके पास आया है यही आपको बोला गया कि अगर कच्चा हरा फल पकता है तो उसमें चेंज आते हैं कलर में। तो जो कच्चा फल होता है वो हरे रंग का होगा, जब वो चेंज होगा तो वो अलग 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 कलर का आपको दिखाई देता है। वेरी करता है कि किस फ्रूट की आप बात कर रहे हैं। हमने कहा जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता होगा। क्लोरोप्लास्ट इंडिकेट करता है हरे रंग को एंड क्रोमोप्लास्ट इंडिकेट करता है अलग अलग रंगों को। नेक्स्ट हमने बात की थी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, और हमने बात की थी प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस जो कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपसे कहा गया है एनर्जी करेंसी के बारे में पूछा गया है, और एनर्जी हाउस के बारे में या पावर हाउस के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन जो हम लास्ट टाइम पे कर रहे थे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेल जो वर्ड है, जो शब्द है सेल, वो किसने देखा था। आपको पूछा गया कि सेल जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया है। आपके पास ऑप्शन थे यहाँ पर गोवर्चेव, ठीक है, हिमलर, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक एंड नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब आपने एटलीस्ट दो जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में तो आपने पढ़ा है, रॉबर्ट हुक के बारे में और ल्यूवेन हॉक के बारे में हमने बात की है। ठीक है, ल्यूवेन हुक जो है या रॉबर्ट हुक है, इन दोनों की जो डिस्कवरी है उसके बारे में भी हमने बात की। तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर का, हमने कहा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में था, तो मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इनमें से कुछ सही होंगे और इनमें से एक जो आपका आंसर होगा वो गलत होगा, या फिर हो सकता है कि कोई भी गलत नहीं है, या हो सकता है सभी गलत है। आपके पास सारे ही ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहले ऑप्शन को पढ़िए और पहला ऑप्शन जो आपसे कहता है वो ये है कि साइटोप्लाज्म आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है उसे हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आपने कहा जो लाइसोसोम है, लाइसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास आता है। ध्यान दीजिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, या सारे गलत हैं या सारे सही हैं। हमने कहा नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ऑन डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना क्या होगा, डीएनए होता है। नेक्स्ट जो है उसमें हमें बताया गया ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। इनमें से सभी क्या है, गलत है। ठीक है, और लास्ट कहता है नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अब आपने कहा सबसे पहले तो एनालाइज कीजिए इन 3 स्टेटमेंट को। ठीक है, और उसके बाद एनालाइज कीजिए ये जो लास्ट के 2 हैं, ये भी काफी कंफ्यूजिंग आपके पास आ सकते हैं। अगर आपको इन ऊपर के स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है तो ये दोनों आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की या 4 की, जिसमें कहा गया है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी गलत हैं। ये सच में सभी गलत हैं। अगर हम ये देख लें, हमने कहा इनमें से अगर एक भी हमें पता है कि सही है, इनमें से अगर एक भी कथन हमें पता है कि वो कथन सही है, तो हम इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। और जब आपने प्लास्टिड से रिलेटेड क्वेश्चन को आपने डिस्कस किया था तो हमने यही बात की थी कि जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होगा। ठीक है, और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमने कहा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये आप नंबरिंग कर लेंगे। इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। हमने कहा ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो सही आंसर है, वो करेक्ट है। इट मीन्स कि ऐसा तो नहीं है कि उपरोक्त सभी गलत होंगे। तो इस ऑप्शन को तो आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। कौन से वाले ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 4 को तो आप क्या करेंगे, हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे, क्योंकि हमने कहा सभी गलत नहीं है, इनमें से कुछ सही है। और सही कौन सा है, हमने कहा ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, जो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तो हट गया। अब हमने कहा इनमें से या तो कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इनमें से या तो सारे ही सही होंगे या फिर इनमें से कोई एक गलत होगा, जो आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये तो सत्य है, ये तो सही है। ठीक है, अब ऊपर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की ओर। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले जो लाइसोसोम होते हैं, ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्गी apparatus के थ्रू होता है। अब लाइसोसोम में पाए जाते हैं एंजाइम। कैसे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक। चलो ये आप इतना रहने दीजिए। ध्यान रखिए इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये इन एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आपने क्या कहा, RER कहा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम कैसे बने होते हैं, लाइसोसोम का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है। हमने कहा हम अगर बात करें किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम जो बनाते हैं, लाइसोसोम क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली नुमा संरचना होती है। क्या है ये, एक बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है।
ठीक है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें भरे होते हैं एंजाइम, और इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम्स बनाएगा, एक बैग में क्या करेगा, भरेगा, जिसका निर्माण करता है गोल्जी अपैरेटस करता है। ठीक है, पढ़ा था हमने जब हमने अलग अलग ऑर्गेनेल्स पढ़ी थी। हमने कहा फंक्शन क्या होता है इसका, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि क्या करेंगे, आप कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके निपटन में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं अपशिष्ट पदार्थ का क्या करेंगे, निपटन करेंगे। अपशिष्ट पदार्थ कहिए, या आपने कहा जो डेड ऑर्गेनेल्स होती है, सारे अपशिष्ट पदार्थ है, कोई अगर सेल के काम का नहीं है तो वो सारे अपशिष्ट पदार्थ में आएंगे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है यहाँ पे लाइसोसोम के लिए अभी के लिए। अब हमने कहा था ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी डेड ऑर्गेनेल्स हैं, उनका ये क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। क्लियर है। अब जब डाइजेशन यहाँ पर होता है तो किसके द्वारा होगा, एंजाइम्स के थ्रू होगा। हमने पढ़ा था कि अगर कभी जो सेल है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, किसी भी वजह से सेल डैमेज हो गई है, और सेल डैमेज के बाद अगर लाइसोसोम फट जाते हैं, अगर ये जो थैली है ये फट गई और इसके अंदर क्या भरे हैं, ये एंजाइम्स भरे हुए हैं, और ये जो एंजाइम्स है ये बाहर निकल गए, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अपनी ही कोशिका का पाचन करने लगते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अपनी ही कोशिका का पाचन करेंगे। हमने कहा इसीलिए हम सुसाइडल बैग कहते हैं, या आत्मघाती थैली कहते हैं, या सुसाइड बैग इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं अगर वो बाहर आएंगे तो वो पूरी सेल के लिए क्या होंगे, हार्मफुल यहाँ पर होते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो भी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। अब हमने कहा, अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। अगर ध्यान दीजिए, ये मैं हटा रही हूँ, लाइसोसोम के बारे में आपने चीजें नोट कर ली होंगी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आते हैं। चलिए, अगर स्टेटमेंट नंबर वन या फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है अगर वो भी करेक्ट होती है, अगर ये भी सही है, इट मीन्स कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो सही होगा। और अगर हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत होती है तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। अब बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, एक जो वर्ड हमारे पास आए हैं, साइटोप्लाज्म आए हैं, ठीक है, और एक जो वर्ड हमारे पास आया है वो आया है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। हमने कहा साइटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर एक तरल पदार्थ होता है इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या होगा, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इस तरल पदार्थ में सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो तैरती रहती हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, गोल्गी apparatus है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया है, ये यहाँ पर इस प्रकार से सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। हमने कहा ये जो हमारे पास लिक्विड वाला पोर्शन आता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। अब आते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, ध्यान दीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर या कोशिका झिल्ली है, ठीक है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इसे हम कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जो लिक्विड होता है वो होगा साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, जिसे आप कोशिका द्रव के नाम से भी जानते हैं, कोशिका द्रव। ठीक है, अब हमने कहा प्रोटोप्लाज्म क्या होगा।
प्रोटोप्लाज्म क्या है यहाँ पे वो समझना जरूरी है, तभी हम समझेंगे क्या साइटोप्लाज्म ही प्रोटोप्लाज्म होता है या कुछ और भी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा सिंपली बनाते हैं, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर है साइटोप्लाज्म भरा हुआ। अब ध्यान से देखिए, जो मैं डायग्राम बना रही हूँ आपको जो आपका आंसर है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगी कि क्या न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है? देखिए, आपसे मैंने पूछा क्या न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, तो आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, यस और नो? ऑफ कोर्स आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा होता तो मैं आपको ब्लू येलो कलर से ही दिखाती, मैं ग्रीन कलर यूज नहीं करती। तो मैंने कहा यहाँ पे ये है चलिए, मैंने कहा ये आपका आता है साइटोप्लाज्म और ये आपका आता है न्यूक्लियस। चलिए मैं हटा लूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को। ये हमारे पास ये जो लेयर है आपकी, ठीक है, अगर मैं इसे डबल लेयर दिखा दूँ इस प्रकार से, चलिए ये क्या होगी, डबल लेयर होती है यहाँ पे। चलिए ये यहाँ पर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इस पूरे को हम न्यूक्लियस लिख देते हैं, न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो आपको मिल रहा है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वो आपने कहा ठीक है, हमें इतना पता चल गया है कि जो न्यूक्लियस के बाहर है वो साइटोप्लाज्म है, लेकिन जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस बात से हमारा क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आपने पढ़ा था यहाँ पर, आपने पढ़ा था साइटोप्लाज्म प्लस प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो केंद्रक द्रव होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का मतलब होगा कोशिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होगा केंद्रक द्रव, मिल करके बनाते हैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। अब आप अपना आंसर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आपको आंसर अब पता चल गया है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने? आपने कहा जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो किससे मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म से मिल करके बनता है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। तो क्या स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, क्या ये सही आंसर है या गलत आंसर है? आपने कहा गलत होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जब न्यूक्लियोप्लाज्म ऐड होगा तब प्रोटोप्लाज्म होगा। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि साइटोप्लाज्म को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, या सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म नहीं कहेंगे। जब दोनों को कंबाइंडली हम कह रहे हैं तब हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। इट मीन्स कि आपका जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, और आपके क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? आपसे गलत स्टेटमेंट पूछी गई थी तो आपने बता दी, ठीक है, और आपके क्वेश्चन का सही आंसर इस हिसाब से कौन सा होगा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट होगा। लास्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया था कि कोई भी कथन गलत नहीं है, हमने कहा नहीं, जो पहला कथन है वो क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए, सिर्फ आंसर आपको नोट नहीं करना है, आप समझिए चीजों को, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं ये भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए अपने आंसर को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट्स, यानी कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में राजधानी का कार्य नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो वैक्यूल्स होती हैं, जो रिक्तिकाएं होती हैं या जो राजधानी है
उसका फंक्शन कौन सा नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं है पूछा गया है। चलिए तो एक एक करके आपको ऑप्शन देखना है। यहाँ पे आपने कहा दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ये क्या करते हैं, विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं। ठीक है, कौन किसका फंक्शन बताया गया है, विक्योल का। सेकेंड ऑप्शन आपसे कहा गया है दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। तीसरा आपसे कहा गया है दे हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी, यानी कि वे स्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा आपसे कहा गया है दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी यहाँ पे जो वैक्यूल है उसका फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं वैक्यूल के बारे में। हमने वैक्यूल के बारे में समझा था, और प्लांट और एनिमल सेल दोनों में आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे वैक्यूल बनाना है। अब ये हमारे पास आती है एनिमल सेल, ठीक है, और इसमें हमने देखा ये छोटे छोटे क्या हैं, दोनों वैक्यूल हैं, ये दोनों वैक्यूल हैं। अगर हम डिफरेंस देखें तो वो ये है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये हमारे पास प्लांट सेल आती है और ये हमारे पास एनिमल सेल आती है। ठीक है, इसमें हमने न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनेलीज या फिर हमने जो कवरिंग्स के नाम है यानी कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग नहीं बताए हैं। हमने कहा ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वैक्यूल का पोर्शन है, ये पाया जाता है प्लांट सेल में। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पोर्शन आप देख रहे हैं, छोटे छोटे गोले जो आप देख रहे हैं, ये पाए जाते हैं एनिमल सेल में। तो इससे आपने क्या कहा कि वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बस ये है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बड़े होंगे और एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो छोटे होंगे, और नंबर में ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे। यहाँ पे मोस्टली एक होगा लेकिन काफी बड़ा होगा। ठीक है, अब वैक्यूल्स के क्या फंक्शन होते हैं, इससे आप अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। हमने जब वैक्यूल्स पढ़े थे, जब आप सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे और आपने वैक्यूल भी साथ में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि वैक्यूल क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ पर ये क्या वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करेगा, इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट है या और जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है उनका भी कलेक्शन यहाँ पर होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सही होगा। इसके बेसिस पे हमने कहा लास्ट वाला ऑप्शन हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि इनमें से कहा गया कि इनमें से कोई भी क्या है यहाँ पे जो वैक्यूल है उसका कार्य नहीं है। हमने कहा पहला जो फंक्शन है वो हमें बताते हैं कि ये वैक्यूल का फंक्शन है, तो इसीलिए आप इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब हमें बताने के कौन सा कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन कहते हैं कि ये तो इसका कार्य है, लास्ट ऑप्शन हमने हटा लिए हैं। ठीक है, हमारे पास बचे हैं तीन ऑप्शन, जिसमें कह रहे हैं दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता करेंगे। ये क्या करते हैं, सेल में टर्जिडिटी बनाते हैं, या ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। अभी लास्ट वाले ऑप्शन को हम देखेंगे कि ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। कैसे देते हैं, ठीक है, हमने कहा वैक्यूल जो जितना बड़ा वैक्यूल होगा, अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे, जितना बड़ा वैक्यूल होगा उतनी ज्यादा चीजें वहां पे क्या होंगी, एक्यूमुलेट होंगी, तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा वहां पे। ठीक है, जो संरचना है, संरचनाओं को क्या करेगा वो वहां पे हमने कहा मेंटेन करेगा। इसके अलावा टर्जिडिटी का मतलब आप समझते हैं, टर्जिड का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल एग्जाम्पल में समझते हैं कि कोई एक पत्ती है वो एकदम से इस प्रकार से क्या होती है, जो पत्ती है वो चौड़ी रहती है। अब हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि उस पौधे में आप अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो जो पत्ती है वो इस प्रकार से मुरझा जाती है, फिर आपने पानी डाला तो वो इस प्रकार से क्या जाती है, एकदम चौड़ी हो जाती है या फूल जाती है, उसे हम कहते हैं टर्जिडिटी। अब वो जो टर्जिडिटी है उसे कौन मेंटेन रखेगा, उसे भी वैक्यूल मेंटेन रखता है, क्योंकि हमने कहा जितनी ज्यादा चीजें क्या होंगी वहां पे स्टोर होंगी, जितना फुल वैक्यूल होगा उतनी ही क्या होंगी, जो सेल है सेल की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है, सेल की वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, और सेल की वॉल में प्रेशर कैसे पड़ेगा, जब वैक्यूल क्या है वहां पे भरा हुआ रहेगा। तो हमने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि ये क्या करेगा, स्थिति बनाए रखता है, टर्जिडिटी बनाए रखता है, संरचना में सहायता करता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड को देखेंगे, सेल डिवीजन, तो क्या वैक्यूल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन का मतलब है कि एक कोशिका जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, दो सेल्स वो चार पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। अब सेल डिवीजन जो है उसमें दो चीजें हमने पढ़ते हैं, वो दो चीजें हमने पढ़ी हैं, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। क्लियर है।
अब हमने कहा अगर मियोसिस होगा तो मियोसिस में क्या होगा कि सेल का नंबर इनहांस होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है कि सेल का नंबर बढ़ेगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर रिमेन यानी कि सेम रहेगा। कोशिका विभाजन में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे और जब हम बात करेंगे मियोसिस किस प्रकार से हो रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है। जो जितनी भी सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रोटीन है यहाँ पे, या वो सेल ऑर्गेनेलीज है, उनका जो अमाउंट है वो डबल होगा और उसके बाद सेल डिवीजन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे जो वैक्यूल है उसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि जो सेल डिवीजन में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इट मीन्स आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकेंड, यानी कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल का कार्य नहीं है कोशिका विभाजन करना, सेल डिवीजन वैक्यूल का फंक्शन नहीं होता है। तो हमारा सही जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर। आपने कहा कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण कहाँ होता है। इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कोशिका झिल्ली जो है वो क्या है, कोशिका झिल्ली या जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है। हमने कहा अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर है, और अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल के बाद जो लेयर आती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में क्या होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्या होगी, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो झिल्ली बनी होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और इसमें हमने कहा कि प्रोटीन और लिपिड दोनों की भूमिका होती है किसके निर्माण में, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में। हमने कहा कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए पर्याप्त जो प्रोटीन और लिपिड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी है तो सबसे पहले ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी, उसी में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शन में सबसे पहला है लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम में प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है क्रोमोसोम्स, क्या क्रोमोसोम में लिपिड और फैट का फॉर्मेशन होता है या लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है, या आप सिंपल जो नाम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको याद भी हो जाएगा, ईआर से आप याद रख सकते हैं। क्या इसमें लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में इनका निर्माण होता है। लास्ट है कि इनमें से किसी में भी नहीं होता है। ठीक है, एक एक करके फंक्शन समझेंगे। यहाँ पर लाइसोसोम जो है उसका जो फंक्शन हमने पढ़ा था, हमने इसका फंक्शन पढ़ा था अपशिष्ट के निपटन में। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं यहाँ पर, गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे, और गुणसूत्रों में हमारे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो गुणसूत्रों का काम क्या होता है, आपने कहा जो भी आपके कैरेक्टर, क्योंकि गुणसूत्र में डीएनए है, हमने कहा जो भी आपके फीचर्स है इंटरनल है या एक्सटर्नल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए, और गुणसूत्र जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करने के लिए। तो हमने कहा इनका जो महत्व है वो है इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, आपके पास एक चैप्टर आएगा जेनेटिक। ठीक है, तो मैं इसे अभी के लिए हटा रही हूँ। अभी के लिए आप सिंपल ये देखिए कि जो गुणसूत्र हैं वो एक पीढ़ी से एक या फिर चलिए सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं कि जो गुणसूत्र हैं हमारे वो क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होंगे, या फिर आपने कहा कि वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो जनरेशन है, जनरेशन के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है उसे ट्रांसफर करने का जो काम है वो क्या होगा, गुणसूत्रों में होगा, क्योंकि गुणसूत्रों में ही क्या होंगे, डीएनए होंगे। ठीक है, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखेंगे। हमने इसे क्या कहा था, पावर हाउस कहा था, एनर्जी हाउस या पावर हाउस कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि इसमें क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रही है। ठीक है, आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आप ईआर के नाम से जानते हैं। हमने पढ़ा है ईआर दो प्रकार का होता है, आर
ER और SER। RER बनाएगा, RER में क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं तो वहां पर बनती है प्रोटीन, और SER में बनता है लिपिड। अब बताइए आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पे बनता है प्रोटीन एंड लिपिड? आपने कहा ऑप्शन नंबर थर्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है। तो चलिए अपने ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपने कहा द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन thereby इक्वलाइजिंग वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। आपने कहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जिससे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक बार स्टेटमेंट अच्छे से समझिए, हमने इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको अच्छे से समझनी है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में होगा, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, ऑप्शन देखिए, और आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इसी क्वेश्चन से यहाँ पर अपना जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है उन्हें स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।